हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट बिहार एग्जाम्स पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। बिहार पुलिस स्टडी मूड वाले जो क्वेश्चन बैंक आया बुक आया था उसका हम लोग 57 क्वेश्चन कल देखे थे। आज हम लोग देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन से। टोटल इसमें 4000 क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप सभी को बताया था कि कल 57 क्वेश्चन को कंप्लीट करवाने के बाद बोले थे कि अब इसमें 150 क्वेश्चन का लेकर सीरीज चलेंगे, ताकि मतलब 30 दिन में हमारा क्या हो जाए, खत्म हो जाए बुक। उसके बाद क्या करेंगे, फिर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग 58 नंबर क्वेश्चन से। अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। सबसे पहले 58 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी किसके नियम पर आधारित है? एक होता है आवर्त सारणी और एक होता है आधुनिक आवर्त सारणी। इसी को बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये जो दिया गया था मेंडलीफ के विद्यार्थी थे कौन? मोजले, हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1913 में। कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। 1913 में दिया गया था आधुनिक आवर्त सारणी का नियम। इसमें क्या किया गया था? परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया गया था तत्वों। किससे सजाया गया था? परमाणु क्रमांक के आधार पर। वही मेंडलीफ जो दिए थे, मेंडलीफ जो दिया था आवर्त सारणी, वह परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों को सजाए थे। ठीक है, रदरफोर्ड क्या किए थे? नाभिक का खोज किए थे। किसकी खोज किए थे? नाभिक की खोज किए थे। कौन? रदरफोर्ड। नाभिक में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहता है, यह भी याद रखिएगा। ग्राहम बेल या टेलीफोन का आविष्कार किए थे। किसका किए थे? टेलीफोन का। किसका किए थे? टेलीफोन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन में क्या कह रहा है। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले के नियम पर आधारित है। मोजले के अनुसार तत्व के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके परमाणु संख्या क्या होते हैं? आवर्तफल होते हैं। और वही मेंडलीफ क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान। संख्या के जगह क्या था? द्रव्यमान। मेंडलीफ ने आवर्त सारणी बनाई थी उस समय अक्रिय गैस का खोज नहीं किया गया था। जब मेंडलीफ आवर्त सारणी बनाया था उस टाइम क्या होता है? अक्रिय गैस का खोज नहीं हुआ था। ठीक है, तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर दीर्घतम आधुनिक आवर्त सारणी की रचना की गई है। आंखों देखा गदर रचना की विधा क्या है? आंखों देखिए जो गदर की रचना है, क्या एक संस्मरण है? क्या है? संस्मरण है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? सबसे अधिक जैव विविधता वाला स्थल अगर आपसे पूछेगा भारत में तो कौन है? पश्चिमी घाट होता है। कौन है? पश्चिमी घाट। इसको सह्याद्री भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सह्याद्री। सह्याद्री भी बोलते हैं। ठीक है, अरावली की पहाड़ी सबसे प्राचीन पहाड़ी में से एक है। ठीक है, कहाँ है? राजस्थान में। राजस्थान में। सालसेट द्वीप पर स्थित मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? और यह कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है। मुंबई जो है भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कहाँ स्थित है? सालसेट द्वीप पर स्थित है। कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, और वही अगर सॉरी प्राकृतिक बंदरगाह। कैसा बंदरगाह है? प्राकृतिक बंदरगाह है। और वही अगर आपसे पूछेगा कृत्रिम बंदरगाह, सॉरी ये क्या हो जाएगा? प्राकृतिक। प्राकृतिक। और वही अगर कृत्रिम पूछेगा तो कौन हो जाएगा? चेन्नई। कृत्रिम कौन सा हो जाएगा? चेन्नई। ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है। सबसे ऊंची पूछेगा आपसे क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? अनाईमुड़ी है। 2695 मीटर। कितना? 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, लैमा टोल के पश्चिम स्थित बराइल की पहाड़ी असम में है। बराइल की पहाड़ी कहाँ है? असम में है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है, यानी खनिज संपन्न। इसको याद रखिएगा, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी के दक्षिण भाग में पालघाट है। पालघाट कहाँ है आपका? केरल में है। पालघाट केरल में है। पालघाट कहाँ है? केरल में है। और यही नीलगिरी की ऊंची चोटी अगर आपसे पूछेगा कौन हो जाएगा? डोडा बेटा। कौन हो जाएगा? डोडा बेटा। दक्कन का पठार महाराष्ट्र राज्य में है। यह ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। ज्वालामुखी बेसाल्ट चट्टानों का बना हुआ है। कौन सा? दक्कन का पठार। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखिए। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो मेरुदंड से जो निकलती है वो कितनी निकलती है? 31 जोड़ी। कितनी निकलती है? 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य में मेरुदंड से 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। मनुष्य में 11 जोड़ी कपाल तंत्रिका तथा 31 जोड़ी मेरुरज्जु तंत्रिका पाई जाती है।
मनुष्य के मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम होता है। बासठ नंबर क्वेश्चन देखिए, 62 नंबर मैथ का क्वेश्चन है। 63 नंबर क्वेश्चन देखिए, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी से मिलता है? बलुई मिट्टी से। किस मिट्टी से मिलता है? बलुई मिट्टी से मिलता है। भारतीय मिट्टी में सामान्यतः नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी है। क्या है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की कमी है। सफेद लेटराइट मिट्टी की उर्वरता सबसे कम होती है। सबसे कम किस मिट्टी की उर्वरता होती है? सफेद लेटराइट मिट्टी की। केओलिन के कारण इसका रंग क्या होता है? सफेद होता है। अगर पूछेगा क्वेश्चन सफेद लेटराइट मिट्टी का रंग सफेद क्यों होता है, तो केओलिन के कारण। ठीक है। गहरी लाल लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड तथा पोटास की बहुलता होती है। किसकी बहुलता होती है? पोटास की और लौह ऑक्साइड की। इसी कारण क्या होता है? लाल होता है। चूना का इस्तेमाल करके लाल मिट्टी की उर्वरता बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन कल भी था, आज भी है। जब चूना का इस्तेमाल करेंगे लाल मिट्टी में तो उसकी उर्वरता क्या हो जाएगी? बढ़ाई जा सकती है। 64 नंबर देखिए जल्दी से, जल चक्र में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है? जल चक्र में जो प्रक्रिया सम्मिलित नहीं होती है वह संचरण। संचरण जो है जल चक्र में सम्मिलित नहीं होती है। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। तो देखिए आप लोग ठोस में, जैसे मान लीजिए आप लोग सब्जी बनाते होंगे, जिस बर्तन में सब्जी बनाते होंगे उसमें मान लीजिए जो आपका बर्तन होता है, जो चम्मच होता है वो छूट जाता है, तो देखिए पहले नीचे गर्म है, यहाँ वाला भाग गर्म होता है, धीरे धीरे जब यहाँ से आप लोग पकड़ते ये वाला हिस्सा भी गर्म हो जाता है। किस विधि से गर्म होता है? चालन विधि से। वही अगर द्रव और गैस की बात करें तो उसमें किस विधि से होता है? संवहन विधि से। किस विधि से? संवहन विधि से संचरण होता है। ठीक है। वायुमंडल संवहन विधि द्वारा कहीं गर्म होता है। वायुमंडल जब गर्म होता है, वायुमंडल में क्या है? गैस है, तो किस विधि द्वारा गर्म होगा? संवहन विधि द्वारा गर्म होगा। लेकिन सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक विकिरण विधि के द्वारा पहुंचता है। कैसे पहुंचता है? विकिरण विधि के द्वारा। निम्न में से कौन सी मूल मात्रक नहीं है? यहां से पूछा गया है मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक में, इसमें से पूछा गया मूल मात्रक आपका नहीं है, तो ओम आपका मूल मात्रक नहीं है। बाद बाकी सब मूल मात्रक दिया हुआ है नीचे देखिए। मूल मात्रा को भौतिक राशि दिया हुआ है। लंबाई, लंबाई का क्या हो जाएगा? मात्रक मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम। समय का सेकंड। ताप का केल्विन। विद्युत धारा का एम्पियर। ज्योति तीव्रता का कैंडेला। और पदार्थ की मात्रा या पदार्थ का परिमाण का मोल होता है। और दो व्युत्पन्न मात्रक होता है, रेडियन और स्टेरेडियन। चलिए संयोजक यौगिक के बारे में। संयोजक यौगिक क्या करते हैं? संयोजक यौगिक जो होते हैं बंद अणु के बीच में इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। संयोजक यौगिक जो बनेंगे वो बंद अणु के बीच में इलेक्ट्रॉन के साझे से बनते हैं। सभी द्रवों का क्वथनांक दाब बढ़ने पर क्या होता है? बढ़ जाता है। जितने भी द्रव है उसका क्वथनांक जब दाब बढ़ाएंगे तो उसका क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा क्वथनांक। जब द्रव का क्वथनांक दाब बढ़ाने पर क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। गर्म करने पर जिस पदार्थों का आयतन बढ़ता है, दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक भी बढ़ेगा। गर्म करने पर जिस पदार्थ का आयतन बढ़ेगा उसका दाब बढ़ाने पर उसका गलनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। घुलनशील नमक मिलाने पर जल का प्रबल तनाव बढ़ जाता है। गैसों का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। गैसों का दाब मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। निम्नलिखित गति में से कौन सी तीव्रतम है? क्या कह रहा है क्वेश्चन? चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को, प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्य काल कहते हैं। शून्य काल कहते हैं प्रश्न काल जैसे ही खत्म होता है, 11 से 12 खत्म होता है, प्रश्न काल का समय रहता है, उसका शुरू होता है शून्य काल, जो 12 से 1, 12 से 1। लेकिन वर्तमान समय में देखिएगा अभी शून्य काल का जो समय है वो 1 से 2 बजे हो गया है। कितना हो गया है? 1 से 2 बजे हो गया है। ठीक है। शून्यकाल संसद के दोनों सदनों में प्रश्न काल के ठीक बाद के समय को शून्यकाल कहते हैं। यह 12 बजे प्रारंभ होता है और 1 बजे दिन तक चलता है। वर्तमान में शून्यकाल जो है 1 बजे से 2 बजे तक चल रहा है। ठीक है। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की संख्या क्या नहीं है? यानी लोकसभा के सीटों पूछ रहा है, लोकसभा सीटों की संख्या आपसे पूछ रहा है। लोकसभा में 40, राज्यसभा में 16। बिहार से कितना है? राज्यसभा में 16। बिहार राज्य में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 16 है। बिहार राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 75 है और विधानसभा का 243 और लोकसभा का ऊपर देखे हम लोग कितना? 40। ठीक है।
चलिए इंग्लिश है। जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? तो जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ता है, जब वस्तु की कीमत बढ़ रहा है तो उसका व्यय बढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा? इकाई से अधिक हो जाएगा, उसकी मांग की कीमत की लोच जो होगी वो उसकी इकाई से अधिक हो जाएगी। जब कुल उत्पादन अधिकतम होता है तो सीमांत उत्पादन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और मांग की लोच का सूत्र दिया हुआ है, मांग में अनुपातिक परिवर्तन बटा मूल्य में अनुपातिक परिवर्तन। और जब भी देखिए, जब भी कोई वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मांग क्या हो जाती है? घट जाती है, और मूल्य घटने से मांग बढ़ती है, भी याद रखिएगा। जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ेगा तो उसकी मांग क्या हो जाएगी? घट जाएगी, और जब मांग बढ़ेगी तो फिर मूल्य बढ़ेगा। नहीं देखते कभी कभी फ्लिपकार्ट और पे सेल चलता है, जब मूल्य घटता है तो मांग उसका क्या हो जाता है? भारी मात्रा में होने लगता है। चलिए, पुलगार्डी के लिए प्रसिद्ध है। पुलगार्डी के लिए प्रसिद्ध है। पुलगार्डी किस राज्य में है? सॉरी, कुलगार्डी किस देश में है? यह सोना के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है। कहाँ है? पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में है कुलगार्डी। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में कुलगार्डी है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण खाने, सोना के खाने के लिए प्रसिद्ध है। सैंता गुणांक का मात्रक पॉइजली होता है। सैंता गुणांक का मात्रक क्या होता है? पॉइजली होता है। पास्कल दाब का, पास्कल दाब का होता है। सैंता गुणांक का मात्रक पॉइजली होता है। किसी तरल की सैंता को सैंता गुणांक द्वारा मापा जाता है। एक आदर्श तरल की सैंता क्या होती है? हमेशा शून्य होती है। सैंता तरल द्रव एवं गैसों का गुण है। द्रव एवं गैसों का गुण है सैंता। निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है? कार्बोहाइड्रेट नहीं है निम्नलिखित में से। ग्लाइसिन। ग्लाइसिन जो आपका कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ये क्या एक प्रकार का अमीनो अम्ल है। 20 अमीनो अम्ल मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण होता है, उसी में से एक, जो मतलब ज़्यादा जरूरी नहीं है इस अम्ल का, लेकिन उसमें है 20 अमीनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करती है। ठीक है, उसी एक प्रोटीन में है यह ग्लाइसिन। ठीक है, अमीनो अम्ल में आता है, यानी इसे कह सकते हैं गैर आवश्यक अम्ल। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हो जाएंगे? गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा और आलू। कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य क्या है? विटामिन सी का निर्माण करना, ऑक्सीकरण द्वारा शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करना, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण करना, और शरीर में भोजन संचय की तरह कार्य करना। जो कम बोलता है उसके लिए उपयुक्त शब्द है, जो कम बोलता है उसे मितभाषी बोलते हैं, और जो सबसे ज़्यादा मतलब क्या जो ज़्यादा बोलता है उसको हम लोग वचाल कहते हैं। वचाल नहीं कहता कि बचबच करता है ज़्यादा, तो वही क्या बोलते हैं? वसाल कहता है। और जो कम बोलता है उसे मितभाषी बोलते हैं। जो अधिक बोलता है उसे वचाल कहते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला को आस्तिक बोलते हैं, और ईश्वर में जो विश्वास नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। यानी जो भगवान के प्रति श्रद्धा रखता है उसे आस्तिक बोलते हैं, और जो भगवान के प्रति श्रद्धा नहीं रखते उसे हम लोग क्या बोलते हैं? नास्तिक बोलते हैं। ठीक है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त करता है, वो आर्टिकल 19 करता है। आर्टिकल 19 करता है। आर्टिकल 19 में कई प्रकार का 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। 6 प्रकार का स्वतंत्रता दिया गया है। सबसे पहले क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। सबसे पहले क्या है? बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता। फिर है बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता। दूसरा में क्या है? एकत्र होने की स्वतंत्रता। बिना हथियार के। ठीक है, कैसे? बिना हथियार के। फिर है सभा बनाने की स्वतंत्रता। सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता। चौथा है भारत के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता। पांचवा है बसने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता। और छठा है जीविकोपार्जन। छठा क्या है? जीविकोपार्जन की स्वतंत्रता।
अनुच्छेद 20 जो है आपका अपराध संबंधी है, और संविधान का अनुच्छेद 21 है आपका जीवन का मौलिक अधिकार है। यही 20-21 जो कोई आपातकाल लागू होता है तो 20-21 को क्या करता है, निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 359 कहता है, आर्टिकल 359 क्या कहता है, आपातकाल लागू होने पर आपका अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, लेकिन अब सिर्फ 6 है। क्या है? 6 है। एक था 19 का में संपत्ति का अधिकार, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और 300 के ए में रख दिया गया है कानूनी अधिकार। ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 का ए में है, 19 का ए में है। चलिए तो जल्दी जल्दी देखेंगे। विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला व्यय क्या होता है, तो विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला जो भी व्यय होगा वो सब क्या हो जाएगा, राजस्व व्यय होगा। क्या हो जाएगा, राजस्व व्यय हो जाएगा। प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स कौन सा होता है, जो हम लोग नगर निगम का टैक्स, निगम कर, उपहार कर, व्यक्तिगत आय कर, संपत्ति कर, ये सब क्या है, प्रत्यक्ष कर है। अप्रत्यक्ष कर में कौन सा, सेवा कर, सीमा शुल्क या केंद्रीय बिक्री कर या केंद्रीय उत्पाद शुल्क, ये सब क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। इसमें छाटने के देते आपको एग्जाम में पूछता है कि इनमें से कौन अप्रत्यक्ष कर है, बताइए, तो आपको याद होना चाहिए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की प्रकार का निबंध है, यह क्या है, समीक्षात्मक है। कैसी है, समीक्षात्मक है। गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था, सारनाथ में सबसे पहला उपदेश दिए थे, सबसे प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश जिसे बोलते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध को देखिएगा लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। ये क्या कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया। लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का किरण पुंज कहा जाता है। एशिया का किरण पुंज किसे कहा जाता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। यह क्वेश्चन 21,391 में पूछा था कि एशिया का किरण पुंज किसे कहा जाता है, तो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। इनका जन्म देखिएगा, जन्म कब हुआ था, 568 बीसी में। कब हुआ था, 568 बीसी, 568 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था, शुद्धोधन था। पिता का नाम शुद्धोधन, जो कहा था शाक्य कुल के मुखिया थे। क्या थे, शाक्य गण के मुखिया थे, जो शाक्य कुल के मुखिया थी। माता माया देवी थी, जिनकी मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन हो जाती है। इनकी माता की मृत्यु क्या हो जाती है, जन्म के 7वें दिन इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनका लालन पालन कौन करता है, प्रजापति गौतमी, इनकी मौसी, जो सौतेली माँ। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था, याद रखिएगा। 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह किया जाता है यशोधरा के साथ। उनके बाद क्या होता है, पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसका नाम क्या होता है, राहुल। ठीक है। 29 वर्ष की अवस्था में अपना गृह त्याग करते हैं और 35 वर्ष के यानी 6 वर्ष बाद इनको क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। कहाँ पर, बोध गया में। ठीक है। जो गृह त्याग करते हैं उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए थे। बुद्ध धर्म के त्रिरत्न थे, बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध धर्म में 3 त्रिरत्न थे, 3 गो, बुद्ध, धम्म और संघ। ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने लगे, यानी इनका बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ। और सिद्धार्थ जब ज्ञान प्राप्ति होता किस नाम से जाने लगे, बुद्ध के नाम से जाने लगे। वह स्थान बोध गया कहलाया। गृह त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तवांग बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। एक तवांग बौद्ध मठ है, कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में, तवांग। पुस्ताज घास प्रदेश कहाँ पाए जाते हैं, पुस्ताज जो है हंगरी में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, हंगरी में। पुस्ताज कहाँ पाए जाते हैं, हंगरी में। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया के घास मैदान को डाउन्स कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के घास मैदान को डाउन्स कहते हैं। ठीक है। और अर्जेंटीना वाले को पंपास, अर्जेंटीना वाले को पंपास कहते हैं घास के मैदान को। और वेनेजुएला में लाओस होता है, लाओस। तो घास के मैदान देख लिए। पुस्ताज कहाँ, घास का मैदान कहाँ होता है, हंगरी में। ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, अर्जेंटीना में पंपास और वेनेजुएला में लाओस। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान का नाम है, पंपास दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान का नाम है, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान का नाम है और पुस्ताज हंगरी के घास के मैदान का नाम है।
यह किसने कहा था कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? ये अरस्तु कहा था। कौन कहा था? अरस्तु ने कहा था कि राज्य जो है व्यक्ति का पूर्वगामी है। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ थे 1776 में। 1776 में। हाउ टू पे फॉर बार पुस्तक के लेखक कौन है? किन्स हो जाएंगे। हाउ टू पे फॉर बार पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? किन्स हो जाएंगे। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन रॉबिन्स ने कहा था। अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है, यह कथन कौन कहा था? रॉबिन्स ने कहा था। ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्ध शामिल होते हैं, यानी विशुद्धतम रूप शामिल पूछ रहा है तो कौन कौन से हो जाएंगे? कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी, सब क्या है? विशुद्धतम रूप है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? भाई सोडियम सबसे ज्यादा अधिक अभिक्रियाशील है। सोडियम, पोटेशियम, ये सब क्या है? अभिक्रियाशील है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा? क्योंकि इसका जो ऑक्सीकरण होने लगता है, हवा में क्या होता है? ऑक्सीकरण होने लगता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है क्योंकि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है। सोडियम अत्यधिक प्रतिक्रियाशील या अभिक्रियाशील धातु है जो हवा और नमी के साथ तुरंत अभिक्रिया करती है, जिससे आग लगता है। सोडियम पानी के साथ अभिक्रिया कर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती है NaOH और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करती है। ठीक है। 85 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजनाओं की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार थी? तो पंचवर्षीय योजना के जो जिम्मेदार था वो योजना आयोग था। कौन था? योजना आयोग। योजना आयोग का गठन देखिएगा होता है 15 मार्च 1950। 15 मार्च 1950। अब योजना आयोग को खत्म कर दिया गया था 17 अगस्त 2014 को, यानी समाप्त होता है 17 अगस्त 2014। इसके जगह आता है नीति आयोग। कौन आता है? नीति आयोग। नीति आयोग की स्थापना होती है 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015 याद रखिएगा। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015। अनुच्छेद 243 का 4 है, पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष, यानी सीधा मुखिया बनने के लिए कितना उम्र? 21 वर्ष। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। वही अशोक मेहता जो है 1977 में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की सिफारिश की थी। देखिए बलवंत राय मेहता बड़का गो नाम तो 3 गो, त्रिस्तरीय बड़का नाम 3 गो। अशोक मेहता छोट नाम है, 3 लेटर का नाम है तो दो स्तरीय समिति। ठीक है। अशोक नाम है 3 लेटर का तो क्या कहेंगे? द्विस्तरीय। और बलवंत नाम है 4 लेटर का तो क्या कहेंगे? 3 स्तरीय पंचायत का सिफारिश। ठीक है। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन देखिए, पानी में बनने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रम के कारण होती है? ये सब किसके कारण होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का उदाहरण देख लीजिए। जल में जब कोई छड़ी डूबी होती है तो आपको टेढ़ा प्रतीत होता है। जल में डूबी हुई छड़ी क्या होता है? टेढ़ा प्रतीत होता है। इंद्रधनुष का बनना, तारों का टिमटिमाना, मृग मरीचिका, ये सब किसका उदाहरण है? अपवर्तन का उदाहरण है। वही अगर आपसे पूछेगा परावर्तन का उदाहरण, तो पानी की सतह पर आकाश का रंग नीला दिखाई देना। पानी की सतह पर आकाश का पानी की सतह पर आकाश का प्रतिबिंब जो दिखता है वो आकाश का रंग नीला दिखाई देना, तो फिर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। रंग से संबंधित जो भी आएगा वो सब किसमें आ जाएगा? प्रकीर्णन में। यानी क्वेश्चन आएगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश का रंग लाल क्यों दिखाई, किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। ठीक है। फिर आकाश का नीला रंग, रंग से संबंधित जो भी आएगा वह प्रकीर्णन में आ जाएगा। या टेढ़ा मुड़ा हुआ जो भी आएगा, मृग मरीचिका, इंद्रधनुष, किसमें आ जाएगा? अपवर्तन में आ जाएगा। चंद्रमा पर से अंतरिक्ष को देखने पर काला दिखाई देना एवं टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। चंद्रमा पर से देखिए आकाश का कैसा रंग? काला रंग। कहाँ से? चंद्रमा पर से। तो जैसे ही देखना प्रकीर्णन आ गया। रंग से संबंधित जो भी आएगा सीधा प्रकाश का प्रकीर्णन लगा लीजिएगा। कांच में आर्द्र दरार का चमकना, जल में परिपूरक नली का चमकना पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। निम्नलिखित विकल्पों में से प्राथमिक समंक संग्रह के 3 मूलभूत तरीके क्या है? देखिए प्राथमिक समंक संग्रह का होता है जानकारी या डेटा को पहली बार एकत्रित किया जाना, जो जिसे स्रोत से सीधा प्राप्त, जो स्रोत से सीधे प्राप्त होता है उसे पहली बार में मतलब क्या करना है? इकट्ठा करना होता है। इसमें क्या हो जाएंगे? व्यक्तिगत साक्षात्कार होना चाहिए, उसका फिर सर्वेक्षण होगा, फिर उस पर चर्चा नहीं होगा, उस पर क्या होगा? सरकारी रिपोर्ट। यानी 1, 2 और 4
यानी इसका बी आंसर हो जाएगा। चलिए 88 नंबर इंग्लिश है। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम है। सबसे ज्यादा संयुक्त वजन वाला जो आइटम है आपका खाद्य और पेय है। खाद्य और पेय। उपभोक्ता कीमत सूचकांक में खाद्य पदार्थों का भार थोक कीमत सूचकांक की तुलना में क्या होता है? अधिक होता है। कल भी ये क्वेश्चन बताया, लेकिन कल क्वेश्चन क्या था कि पादप में जो संचित भोज्य होता है वो किस रूप में होता है? तो मंड या स्टार्च के रूप में होता है। लेकिन आज देखिए क्या कर रहा है, ग्लाइकोजन का संचय होता है तो यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत एवं पेशियों में होता है ग्लाइकोजन का संचय। ग्लाइकोजन का संचय यकृत एवं पेशियों में होता है। यकृत हिपेरिन का स्रावन करता है। किसका स्रावन करता है? यकृत हिपेरिन का स्रावन करता है। यह विटामिन ए का संश्लेषण तथा विटामिन ए सी डी का संचय करता है। ए सी डी का संचय करता है। भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशीलता पर कौन सी समिति बनी थी? परिवर्तनशीलता पर कौन समिति बनी थी? तारपोर समिति। कौन बनी थी समिति? तारपोर समिति बनी थी। भारत में पूंजी खाते में परिवर्तनशील पर समिति जो बनी थी वो तारपोर समिति बनी थी। सब नहीं है। हाँ, गोईपोरिया समिति का संबंध बैंक सेवा सुधार से है, इसको याद रखिएगा। गोईपोरिया समिति का संबंध किससे था? बैंक सेवा सुधार से था। गोईपोरिया समिति का। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान संशोधन से। लिया कहाँ से गया है भाई? दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। अनुच्छेद 368 में वर्णन है। और वही राष्ट्रपति शासन का बोलेगा तो 356। अनुच्छेद 214 सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी। 214 में उच्च न्यायालय। देखिए 1 2 4 इनमें सुप्रीम कोर्ट। क्या? सुप्रीम कोर्ट। अनुच्छेद 343 में संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि होनी चाहिए। यानी संघ की जो आधिकारिक भाषा होगी वो क्या होनी चाहिए? देवनागरी लिपि। या कौन सा अनुच्छेद कहता है? अनुच्छेद 343। अनुच्छेद 275 कहता है केंद्र द्वारा राज्य के सहायक अनुदान दिए जाने का प्रावधान। यानी जो राज्य को जो सहायक अनुदान दिया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? 275। बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। तो बिहार एवं उत्तर प्रदेश के बीच में देखिएगा गंडक परियोजना है। दामोदर पश्चिम बंगाल और झारखंड, वेस्ट बंगाल और झारखंड की सामूहिक परियोजना है। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। ब्यास नदी पर है। हीराकुंड परियोजना महानदी उड़ीसा। महानदी उड़ीसा। ठीक है। महानदी उड़ीसा। भारत की कौन सी निर्यात आयात